गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है ना, क्लास 12 चैप्टर 5 जेनेटिक्स का। क्या वो होगा हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। समझ में आई बात। सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको पिछला क्लास में मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो कि मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला यानी कौन सा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था, वो सारी चीज़ को आज हम विद द डायग्राम बहुत डिटेल में जितनी चीज़ मैं आपको समझाऊंगा उसको आपको याद करने, चाहे जैसे याद करें वो आपकी मर्जी है भाई, हम नहीं चाह रहे आप कैसे याद करें। तो आइए सबसे पहले मॉर्गन साहब की एक बात मैं बता दूं। T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये मॉर्गन साहब जो थे इन्होंने ड्रोसोफिला को लिया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। समझ में आया बात। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि मॉर्गन साहब ने जब क्रॉस किया था, जो कि एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, उस क्रॉस में जैसे कि मेंडल साहब का जो क्रॉस था उसमें उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी इस केस को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। जैसे ये क्या है, कैपिटल टी से जिसको हम डिनोट किए वो डोमिनेंट है ना, जिसको हम स्मॉल टी से डिनोट किए वो क्या है, रिसेसिव है, ऐसा बोला था। जैसे इसका गैमेट मैं बनाऊं तो इसमें दो टाइप के गैमेट बने थे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो इसको उन्होंने पूरा प्योर डोमिनेंट बोला था और इनको पूरा रिसेसिव बोला था, है ना। क्लियर है, इतनी चीजें आपको पिछला क्लास का है ना। तो ये चीज हमें मेंडल साहब ने, लेकिन मॉर्गन साहब का कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। मॉर्गन साहब का कॉन्सेप्ट ये था, उन्होंने क्या बोला, जैसे उन्होंने बॉडी कलर लिया उन्होंने, तो इस बॉडी कलर को उन्होंने क्या बोला, बॉडी कलर में डोमिनेंट भी लिया और रिसेसिव भी लिया। बॉडी कलर में क्या लिया, डोमिनेंट भी लिया और रिसेसिव भी लिया। तो डोमिनेंट में रिसेसिव क्या लिया उसने, डोमिनेंट में जैसे बोला बॉडी कलर क्या हो सकता है भाई, बॉडी कलर डोमिनेंट उन्होंने लिया ब्राउन और रिसेसिव लिया क्या, येलो। और डोमिनेंट जो फिर उसके बाद उन्होंने लिया आई कलर, उन्होंने फिर क्या लिया, आई कलर में उन्होंने डोमिनेंट भी लिया और रिसेसिव भी लिया। डोमिनेंट जो आई कलर का लिया वो क्या लिया, रेड लिया, और रिसेसिव जो लिया वो क्या लिया, बोलिए जरा, व्हाइट लिया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं ये चीज आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि बॉडी कलर जो डोमिनेंट उन्होंने ब्राउन लिया था, इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया वो है Y प्लस से, और जो रिसेसिव लिया उनको उन्होंने सिर्फ Y बोला। तो Y प्लस क्या, डोमिनेंट उन्होंने दर्शाया है, जो कि आपको एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ। अभी हम जो करने जा रहे हैं ना, अभी पूरा का पूरा मैं वही लिखूंगा, Y प्लस वाई, W प्लस Y प्लस W प्लस W, Y प्लस, ये सारे जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। जो पूरा क्रॉस है ना मेंडल मॉर्गन साहब का, वो मैं यहाँ बोर्ड पे आज मेंशन करना होगा, चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, मैं उसको आज मेंशन करूंगा और आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। और जो उन्होंने आई कलर लिया था रेड, उसको उन्होंने डोमिनेंट बोला और रेड को उन्होंने दर्शाया W प्लस से और रिसेसिव को उन्होंने दर्शाया W से। तो खैर आइए अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे क्या, बोलिए जरा, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है बच्चों। जो मेंडल साहब का जो रेशियो था डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में, वो था 9:3:3:1, याद है। लेकिन मॉर्गन साहब और मेंडल साहब में यही डिफरेंस है कि इनका रेशियो ये नहीं आया था, इनका रेशियो इंस्टेड दिस क्या आया था, वो आया था 3:1। ये मॉर्गन साहब का रेशियो आया था। अब मेरे बच्चों वो चीज कैसे, वो चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। वो उन्होंने लिंकेज में सारी चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। एक रिलेशन मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था, वो ये कि लिंकेज, ये सारी चीजें रिवीजन होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन बताया था।
ये चीज़ हम उन्होंने पिछला क्लास में हमने बता दिया था। आज आपको जो याद रखना है वो है डिस्टेंस। यही सेम चीज़ ही मैं लिख रहा हूँ, बस थोड़ा सा एक और फॉर्म लिख रहा हूँ। डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंकेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंकेज। वो कैसे कि भाई जब लिंक्ड जीन का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो लिंकेज कम होगा। मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम हमने लिया, ये क्या लिया हमने, ये एक मैंने क्रोमोसोम लिया, ठीक है। इस क्रोमोसोम में यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, तो इसके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ पे जो होगा रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा और लिंकेज कम होगा। दूसरा केस अगर मैं बोलूं कि भाई ये मैंने क्रोमोसोम लिया, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है और यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, बिल्कुल एक दूसरे का अटैच्ड, तो इस केस में जो है वो क्या है, डिस्टेंस क्या है, कम है। तो उस केस में जो होगा रिकॉम्बिनेशन बहुत कम होगा, मतलब यहाँ पे लिंकेज ज्यादा है। समझ में आई बात? तो खैर इस चीज को आप याद रखिए पिछले क्लास का। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ मॉर्गन्स क्रॉस, जो कि दोनों फॉर्म में दिया हुआ है ना, लिंकेज इनका थोड़ा सा डिस्टेंस वाला, वो सबसे हम लोग समझते हैं। ओके बच्चों, तो मैं इसको रफ करूं, तो ये हम बाद में समझते हैं। अब हम आ जाते हैं किस पर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। हमने पिछला क्लास में आपको कुछ रिलेशन से बताया था। मैंने बोला था कि लिंकेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन के होता है, या फिर यूं बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिंकेज। जितना क्लोजली जीन एक साथ क्रोमोसोम में अटैच्ड होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन, और जितना डिस्टेंस पर अटैच्ड होगा, जितना डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन, है ना। ये बात एनसीईआरटी भी आपकी लाइन बाय लाइन बोल रही है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉर्गन साहब ने हमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था। ये जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ना, एनसीईआरटी में जो आपके मॉर्गन साहब को जो उन्होंने दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा समझेंगे, है ना। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसको यार समझना कैसे, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं भाई टीएच मॉर्गन साहब के बारे में हमने बहुत चीज पढ़ चुके हैं कि भाई ये ड्रोसोफिला को ही क्यों लिया था, है ना। तो उनके कुछ कैरेक्टर्स हमने बताया था ना, चूज करने की क्या वजह थी। तो मॉर्गन साहब ने जो आपको क्रॉस करके दिखाया एनसीईआरटी में, उसमें आपको ये दिखाया है कि येलो बॉडी लिया है और व्हाइट आइड लिया है ना, फीमेल के लिए, और ब्राउन बॉडी लिया है और रेड आइड लिया है किसके लिए, मेल के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉर्गन साहब ने। अब इसमें क्या किया इन्होंने इंटर क्रॉस्ड कर दिया F1 प्रोजेनी में। क्या कर दिया, इनके जो ये लेने के बाद जो F1 प्रोजेनी हुआ उसमें क्या कर दिया, इंटर क्रॉस्ड। जब उसने किया तो ही अब्सॉर्ब टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जैसा मेंडल साहब कर रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो उस चीज को एक्सपेरिमेंटली मेंडल साहब ने प्रूफ किया। वो कैसे, अब ये चीज मैंने काफी मेहनत से ड्रॉ किया हुआ है और आपको भी एज इट इज नोट में पॉइंट आउट करना है, सेम टू सेम। अब जो एनसीईआरटी में जो आपके दिए हुए हैं मेंडल साहब का दोनों क्रॉस, है ना, मेल एंड फीमेल वाला, एक तरफ मेल और फीमेल, एक तरफ जो है जीन को एक जगह अटैच करके रखा है, लिंकेज जहां पे ज्यादा शो हो रहा है और जहां पे लिंकेज कम शो हो रहा है, जहां पे रिकॉम्बिनेशन ज्यादा हो रहा है। तो उस चीज को समझने से पहले मैंने यहां पे एक अच्छा पॉइंट आउट किया है, वो ये कि अगर आपको, जैसे हम डायहाइब्रिड की बात करें, मोनोहाइब्रिड की बात करें, तो आपको डायहाइब्रिड इजी क्यों लगा, क्योंकि आपको गैमेट बनाना आ गया था। अगर इसमें भी आपको गैमेट का फॉर्मेशन करना आ गया तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। आइए हम लोग देखते हैं वो कैसे। मैंने नहीं बल्कि मॉर्गन साहब ने क्या लिया, अरे बोलो मेरे बच्चों बोलो, क्या लिया उसने, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, दोनों का क्रॉस करवाया। तो मेल क्या लिया उन्होंने, ब्राउन एंड रेड। अभी मैं बता चुका हूं कि डोमिनेंट को हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं और रिसेसिव को हम कोई साइन उसमें नहीं देते हैं। जैसे हम क्या ड्रॉ करते थे, अभी सपोज एक बार और सुनिए, मेंडल साहब में हम कैपिटल से डिनोट करते थे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेंडल साहब का अगर मैं कलर की बात करूं तो कैपिटल W का मतलब कलर्ड होता था, स्मॉल w का मतलब क्या होता था,
कलरलेस होता था, रिसेसिव होता था। तो हम यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मेंडल साहब में क्या प्लस का साइन हम समझ जाएंगे कैपिटल है ना, डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर प्लस नहीं है तो हम समझ जाएंगे रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो ये चीज अभी हम आपको बता भी चुके हैं। तो हम आइए इधर देखते हैं उन्होंने क्या लिया, ब्राउन रेड। ब्राउन भी क्या है, डोमिनेंट है, और रेड भी क्या है, डोमिनेंट है। तो ब्राउन के लिए इसने लिया क्या, Y प्लस, और रेड के लिए उन्होंने क्या लिया, W प्लस। तो प्लस का साइन आपको समझ में आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको अगर नहीं आई समझ में तो नहीं आएगा फिर आगे कुछ भी। नेक्स्ट उन्होंने लिया फीमेल वाला येलो व्हाइट, दोनों के दोनों रिसेसिव। येलो पर देखिए Y लिया येलो के लिए, और व्हाइट के लिए W लिया, है ना, दोनों रिसेसिव हैं। तो डोमिनेंट के लिए उन्होंने क्या लिया, प्लस का साइन लिया। यहां तक क्लियर है। तो ये चीज मेंडल साहब उठाए, ठीक है, एक फीमेल ड्रोसोफिला और एक मेल ड्रोसोफिला। फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है और मेल के पास XY क्रोमोसोम है। तो ये वाला जो है, ये वाला X क्रोमोसोम है और ये वाला Y क्रोमोसोम है। ये वाला X क्रोमोसोम है, ये वाला X क्रोमोसोम है ना, दोनों के दोनों X क्रोमोसोम है। तो इस केस में उन्होंने अब क्या किया, इसका क्रॉस। क्या किया, क्रॉस। तो हम जानते हैं किसी भी चीज का क्रॉस इजी तब होगा जबकि हम उसका गैमेट बना लें। तो आइए, जो कि एनसीईआरटी ने शो नहीं किया है कि हम कैसे गैमेट बनाएं, लेकिन हमें तो पता चल गया ना कि कैसे बनाते हैं। हम डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड सब पढ़ के आ चुके हैं, तो हम गैमेट बनाना जानते हैं। उनका थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लेंगे, हम मेंडल साहब को एग्जैक्टली यहाँ नहीं लेंगे, नहीं तो फिर मॉर्गन साहब गलत लगेंगे हमें। ठीक है, तो हम उनको एग्जैक्टली यहाँ नहीं लेंगे, बस गैमेट बनाने वाला उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट लेंगे। अब आइए हम सबसे पहले इसमें गैमेट बनाते हैं। तो भाई ये होमोजाइगस कंडीशन में दोनों के दोनों YW है, दोनों के दोनों होमोगैमेट। और जब होमोजाइगस कंडीशन होता है तो गैमेट कितना, एक ही बनता है। हम जानते हैं जैसे स्मॉल टी, उसमें क्या बना था, स्मॉल टी, है ना। तो वही सेम चीज इस दर आ जाइए। हमने क्या देखा, होमोजाइगस कंडीशन में से यानी फीमेल में से हमने एक टाइप का ये वाला गैमेट हम निकाल लिए, गैमेट ये वाला बन गया, क्लियर। नेक्स्ट जब हम इसमें गैमेट बनाएंगे तो दो टाइप का बनेगा। ये सेम वैसा ही हो गया जैसे कैपिटल T, स्मॉल टी। तो इसमें से हमारा गैमेट क्या आया था, स्मॉल टी। इसमें से हमारा गैमेट क्या आया था, कैपिटल T भी आया था और स्मॉल टी भी आया था। सेम हो गया कि नहीं हुआ। अब इधर आइए, तो यहां पर उन्होंने क्या लिया, इसका जब गैमेट बनाया तो यहां पर देखिए, एक तो मिला हमें एज इट इज पेरेंट, यहां आ गया, और उसके बाद हमने Y क्रोमोसोम हम यहां पे दिखा दिया। Y क्रोमोसोम के पास कोई भी जीन नहीं होता, है ना। इतनी चीजें तो आपको पता ही है। ऑटोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम सोमैटिक क्रोमोसोम है, और एलोसोम क्या है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। वही एलोसोम ही डिसाइड करता है कि बेबी क्या होना है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो उसने गैमेट बना लिया। देखिए गैमेट हमने बना लिया। गैमेट बनाने के बाद अब इधर आइए, गैमेट बनाने के बाद अब क्या करेंगे भाई, फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे आप, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए एक फ्यूजन, एक बार इसका इसके साथ, एक बार इसका इसके साथ। तो ये देखिए मैंने इसका इसके साथ कर दिया कंसंट्रेशन के साथ। देखिए अगर इस डायग्राम को समझ रहे हैं, अगर मेंडल साहब को समझ, ये सॉरी मॉर्गन साहब को समझ रहे हैं, मेंडल को तो आपने समझ लिया। इधर आइए, पिछला क्लास में मैंने ये चीजें बताई थी, शायद आपको उसमें कम समझ में आया हो क्योंकि मैंने उसमें थोड़ा सा ही एक ओवरव्यू दिया था, है ना। तो आज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इधर आइए, मैंने इस चीज को यहां पे क्या किया, इसके साथ फ्यूज किया। फ्यूज करने के बाद हमें जो यहाँ पे नेक्स्ट जायगोट देखने को मिला, या नेक्स्ट प्रोजेनी जो F1 जनरेशन में हमें देखने को मिला, वो क्या मिला कि YW और ये वाला Y क्रोमोसोम। इतनी चीज क्लियर है। तो यहां पे हमने देखा ये जनरेशन क्या हो गया, क्योंकि एक्सप्रेस तो X क्रोमोसोम ही करेगा। तो हमने क्या देखा कि येलो और व्हाइट, तो फीमेल बॉडी क्या बन गई, येलो और व्हाइट। समझ में आई बात। तो जब मैंने इसका सॉरी मेल बॉडी बना ना, येलो एंड व्हाइट, जब मैंने फिर X ये वाले का जो गैमेट बना हमें फीमेल से, इसका जब मैंने क्रॉस किया इसके साथ, इस केस में क्रॉस करने के साथ हमें क्या मिला कि Y प्लस और YW, है ना, यही चीजें मिली। अब आप यहां पे देखिए, अच्छा एक चीज यहां पे आपको पता है ना कि हमने जीन यहां पे बहुत टाइटली लिंक्ड लिया हुआ, एक साथ ट्रांसफर होने वाला हमने लिया हुआ है, जो मॉर्गन साहब ने बताया है ना। लिंकेज का मतलब ही यही है कि वो दोनों एक साथ फिजिकल एसोसिएटेड हो, एक दूसरे के टाइटली अटैच्ड हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि दो फ्रेंड बहुत क्लोज है, वो वॉशरूम भी अगर जा रहे हैं तो साथ में जा रहे हैं, है ना, कहीं भी जा रहे हैं साथ में जा रहे हैं। तो वही समझ लीजिए बहुत क्लोज अटैच्ड है, दोनों के दोनों एक साथ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वही चीजें इधर आइए। अब ये हमें एक प्रोजेनी मिली, है ना, F1 जनरेशन में। ये क्या है, F1 जनरेशन। तो इसको हम क्या बोल देंगे,
डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तो हम इसको ब्राउन रेड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ब्राउन रेड बोल देंगे। ये जो था हमारा, ये हमारा F1 जनरेशन था। ये क्या था हमारा? F1 जनरेशन। ठीक है, ये हमारा F1 जनरेशन था। अब इधर आइए, अब हम निकालना है क्या? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए हम जानते हैं कि F1 जनरेशन में क्या करना होगा? क्रॉस करना होगा, सेल्फिंग करना होगा F1 जनरेशन में। तो इस केस में सबसे पहला काम, मेरा मेथड, गैमेट बनाइए। अभी भी आपको गैमेट बनाना है, जैसे हम डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड में गैमेट बनाया करते थे, अभी भी आपको गैमेट बनाना है। तो गैमेट बनाने के लिए हम तो यहाँ दो टाइप का गैमेट देखेंगे, एक तो YY और एक ये वाला, है ना, Y क्रोमोसोम वाला। तो इस केस में हम क्या क्या गैमेट देखेंगे बोलिए जरा? इस केस में हमें 4 गैमेट देखने को मिल जाएगा। कौन सा गैमेट देखने को मिल जाएगा? 4। वो कैसे कि अब देखिए, इस केस में एक तो पेरेंट इधर आ जाएगा एज इट इज, और एक जो था रिसेसिव फॉर्म वो पेरेंट वाला वो इधर आ जाएगा। आ गया? तो डायरेक्ट फ्रॉम पेरेंट्स, ये दोनों के दोनों आपस में यहां पर देखिए प्रेजेंट है। ठीक है, अब होगा क्या कि इस दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। इस दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये Y जीन चला जाएगा किसके साथ? W प्लस के साथ, और W जीन चला जाएगा किसके साथ? Y प्लस के साथ। जब इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ देखिए हमें इस टाइप का देखने को मिलेगा Y प्लस W और Y W प्लस। समझ में आई बात? तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसी वजह से कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ 4 क्यों बने, क्योंकि 4 इसमें 2 तो एग्जैक्ट उसके पेरेंट्स उठ के आया, एक डोमिनेंट वाला एक रिसेसिव वाला, और एक उसके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसकी वजह से। तो अब इधर आइए, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम, है ना, तो इसके बीच में क्रॉसिंग ओवर होने के बाद हमें ये दोनों देखने को मिला। तो हमने यहाँ पर 4 देख लिया और यहाँ पे इसके 2 बन गए। तो अब मैं वही पुनेट स्क्वायर की फॉर्म में अब हम प्रोचेनी निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने क्या किया कि वो जो हमने बनाया था F1 में से उसको हमने इधर रख दिया, और F1 में से फिर हमने ये वाला जो बनाया था उसको हमने यहाँ रख दिया। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर है भाई? बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करते चलना। मैंने क्या बोला? अभी तक कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मॉर्गन साहब ने फीमेल येलो वाइट लिया रिसेसिव फॉर्म, और ब्राउन रेड लिया मेल वाला। इतनी चीज क्लियर। मैंने बोला जो फीमेल के पास XX क्रोमोसोम है उसके पास क्योंकि रिसेसिव लिया है उन्होंने तो YY WW है ना ले लिया। फिर उसके बाद इन्होंने डोमिनेंट लिया है, ब्राउन रेड क्या डोमिनेंट है, तो उस केस में उन्होंने Y प्लस और W प्लस ले लिया, और मेल के पास तो Y क्रोमोसोम होता है तो इस पर कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होता। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट देखिए, तो इस केस में गैमेट बनाया इन्होंने, गैमेट बनाया है ना। गैमेट इसमें हमें 2 टाइप के मिले, दोनों का हमने फ्यूजन किया, F1 जनरेशन हमने निकाल लिया। फिर F1 से हम F2 में जब जा रहे हैं तो F2 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे बोलिए जरा? फिर हमें इसका गैमेट बनाएंगे। तो फिर इसका हमने बनाया तो इसमें हमें ये देखने को मिल गया, इसमें हमें 4 टाइप के देखने को मिल गया, वो जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया है। मैंने डायरेक्ट बोला 4 कैसे भाई? डायरेक्ट पेरेंट से 2 आया, और फिर उसके बाद आपस में इसके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसकी वजह से फिर 2। अब हम इसको यहाँ पुनेट स्क्वायर में लाते हैं। पुनेट स्क्वायर में लाने के बाद बहुत मेहनत से ड्रॉ किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या किया कि ये वाला जो मेल वाला जो था रिसेसिव येलो वाइट उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और जो हमारा ये वाला था 4 टाइप का जो बना था ब्राउन रेड वाला फीमेल, इसके जो बने थे क्रॉसिंग ओवर के बाद भी और पेरेंट वाला भी, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उस केस में जब हम सेम जैसे हम पुनेट स्क्वायर में करते थे, इधर से लेना है ना, उस चीज़ को हम यहाँ पर जब मेंशन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें मिल रहा है। यहाँ से हमने लिया Y प्लस W प्लस, और यहाँ से हमने लिया YW, तो मतलब ब्राउन रेड हमें देखने को मिला। नेक्स्ट कंडीशन में हमने लिया Y प्लस W प्लस, और यहाँ से हम उठा के ले आए सेम एज इट इज, तो ये हमें ब्राउन रेड हमें देखने को मिल गया क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट है। नेक्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं कि Y प्लस W और यहाँ पे YW। इस केस में हमें देखिए क्या देखने को मिला बोलिए जरा? ब्राउन व्हाइट हमें देखने को मिला, Y प्लस W एंड Y प्लस W हमने यहाँ से लिया और YW यहाँ से लिया। ठीक है, तो ब्राउन व्हाइट हमें देखने को मिल गया। यहाँ इस डब्बे में आप देखिए हमने लिया Y प्लस W और सेम एज इट इज उठा के ले आया। फिर हमने यहाँ पे लिया देखिए इस डब्बे में YW प्लस और YW यानी येलो रेड हमें देखने को मिल गया। फिर इस केस में सेम एज इट इज यहाँ से उठाइए YW प्लस और सेम यहाँ से आ जाएगा, तो हमने क्या देखने को मिल गया कि येलो रेड हमें देखने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पर जो दर्शा रहे हैं ना हम, वो यहाँ पे जो डोमिनेंट वाला ट्रेट है हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि मिला डब्ल्यू वाई, यहाँ पर वाई डब्ल्यू देख लो, यहाँ से मिल गया तो ये वाला येलो वाइट हो गया। अब इस केस में येलो वाइट हमें ये भी देखने को मिलेगा क्योंकि ये तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा इस केस में कि भाई ये भी हमारा डोमिनेंट है, 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 पेरेंटल जनरेशन है, मतलब ये भी हमारा पेरेंटल जनरेशन है, ये भी हमारा पेरेंटल जनरेशन है। बस यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये वाला क्या हमारा रिसेसिव फॉर्म। समझ में आई बात, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म। तो इस केस में मैं बोल सकता हूं जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पेरेंट जनरेशन जो होता है लिंकेज की फॉर्म में, वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होता है कि पूरे के पूरे चले जाएं, कुछ ही परसेंट होता है जिसमें रॉकी रिकॉम्बिनेशन शो होता है। तो वही चीजें मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पेरेंटल जनरेशन टाइप 98.7%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं यहां से वो इस टाइप से कि मेंडल साहब का जो लिंकेज वाला जो क्रॉसिंग ओवर था, जो लिंकेज वाला ड्रोसोफिला उन्होंने किया था, उस केस में हमें बताइए कि लिंकेज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है पेरेंटल जनरेशन में। तो इसलिए कितना होता है 98.7%। रिकॉम्बिनेशन अगर आपसे पूछे तो रिकॉम्बिनेंट टाइप जो होता है वो कितना होता है 1.3%। क्यों ऐसा हुआ, रिजल्ट ऐसा हमें क्यों मिला? क्योंकि मैंने आपको एक वर्ड बोला हुआ है कि एक सेंटेंस मैंने बोला, बहुत अच्छे से याद रखिए, मैंने बोला कि जब दो जीन एक साथ टाइटली अटैच्ड हो तो बहुत कम, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और जब थोड़ा डिस्टेंस पर हो, प्रेजेंट हो, तो फिर हमें रिकॉम्बिनेशन अच्छा खासा देखने को मिलता है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब सेम केस याद कीजिए, दूसरा क्रॉस में मेंडल साहब ने क्या लिया था, बोलिए जरा। दूसरा क्रॉस में लिया आई कलर और विंग साइज। क्या लिया? आई कलर और विंग साइज, जो आपके एनसीईआरटी में उधर है राइट साइड में, हमने लेफ्ट वाले को मेंशन कर दिया, ठीक है। उस केस में उन्होंने वहां पे जीन को थोड़ा डिस्टेंस पर रखा और उन्होंने जो रेड कलर आई कलर लिया और उसका विंग साइज लिया। तो आप आइए मैं थोड़ा सा यहां पे बताता हूं, उसको आप कैसे करेंगे वो मैं नहीं करूंगा, वो कौन करेगा, आप करेंगे, ठीक है। मैं यहां पे बताता हूं दूसरी क्रॉस में उन्होंने क्या लिया, थोड़ा सा मैं यहां पे मिटा देता हूं बाकी आप पूरा कर लेंगे। दूसरे में लिया उसने आई कलर और उनके बाद विंग साइज। अभी मैंने बोला आई कलर में जो रेड होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और उसका जो व्हाइट होता है वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। डोमिनेंट को आपने किस चीज से दिखाया था, बोलिए जरा, वाई प्लस से, और रिसेसिव को किस चीज से दिखाया था आपने, वाई से, यही तो दिखाया था आपने। और जो विंग साइज है, विंग साइज एक तो नॉर्मल होगा या फिर मिनिएचर होगा। अगर नॉर्मल होगा तो उनको उन्होंने m प्लस से दर्शाया है, और अगर मिनिएचर होगा तो उनको उन्होंने m से दर्शाया है। अब आपको करना क्या है, सेम क्रोमोसोम लेना है, सेम लेना है, ठीक है, ले लिया। यहां पे सेंट्रोमियर, इस केस में उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस दिखाया है, ये वाला तो हमारा मेल वाला केस है और ये वाला हमारा फीमेल वाला केस है। तो उन्होंने क्या लिया, एक तरफ डोमिनेंट लिया। यहां पे अगर मैं देखा हूं तो यहां पे मेल वाले को यहां पे लिया उन्होंने डोमिनेंट, यानी रेड और नॉर्मल, रेड और नॉर्मल, ठीक है। तो रेड का क्या था भाई, वाई प्लस, अरे इस पर क्यों मैंने कर दिया, और नॉर्मल का क्या था भाई, एम प्लस। फीमेल की केस में उन्होंने क्या लिया, क्या हो जाएगा, जब इधर आपने रेड और नॉर्मल ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, वाइट और मिनिएचर, यही होगा। तो वाइट का क्या हो जाएगा भाई, W, और मिनिएचर का क्या हो जाएगा भाई, M, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है तो इस पर दोनों पर है ना। तो आपने क्या देखा, यहाँ डिस्टेंस पर है। आप मेरे बच्चों आपको फॉलो करना, आपको समझ में आना मैंने यहाँ क्या किया।
मैंने यहाँ पर मैंने मॉर्गन साहब के सेकेंड क्रॉस में मैंने आपको बोला उन्होंने आई कलर लिया और विंग साइज लिया। आई कलर में डोमिनेंट रिसेसिव वाला फॉर्म है रेड और व्हाइट ले लीजिए, और जो विंग्स है वो कौन हो जाएगा, मिनिएचर या फिर नॉर्मल। ठीक है, तो आप क्या ले रहे हैं, मेल के यहां पर ले लिया। मेल में आपने क्या, बोलिए जरा, आपने रेड और नॉर्मल लिया। ठीक है, और इस केस में आपने क्या लिया, रिसेसिव वाले फॉर्म में व्हाइट और मिनिएचर। समझ आए बात? तो आपने दिखाना, मैं अभी बता दिया हूं आपको कि भाई जो डोमिनेंट होगा उसको प्लस साइन से डिनोट करेंगे, जो रिसेसिव होगा उसको कोई भी साइन उस पर नहीं देंगे। तो मैं नॉर्मल हमारा क्या है m प्लस, और उसके बाद मिनिएचर हमारा क्या है m। यहां तक क्लियर है? अब ये चीज मैंने यहां पे आपको दिखा दिया है। अब सेम मेरे बच्चों जो प्रोसेस हमने फॉलो किया है, प्लीज आप टाइम निकाल के थोड़ा सा निकालिएगा। इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अप्रोक्स 37.2% आपको देखने को मिलेगा। क्या, बोलिए जरा, रिकॉम्बिनेशन। और 62.8% आपको देखने को क्या मिलेगा, पेरेंटल जेनरेशन टाइप। ठीक है, तो ये चीज आप यहां से अब कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी है ना, कैसे मंडल साहब ने बताया था, प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली, वो चीजें क्लियर है। पिछला क्लास में जो मेंडल साहब के कॉजेस थे चूज करने के, वो चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखेंगे। तो खैर, मैं ये समझता हूं कि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है। तो एक रिलेशन आप थोड़ा सा लिख लीजिए शॉर्ट में, मैं यहीं पे लिखता हूं रिलेशन, वो ये कि, अरे हाथ काला हो गया, कोई बात नहीं, इधर आई, मैंने लिखा रिलेशन डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन inversely proportional linkage। अब ये रिलेशन आपको कसम खा के याद रखने हैं। पिछला क्लास में एक रिलेशन दिया था मैंने, लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिकॉम्बिनेशन, सेम चीज वही है, वही चीज है। तो क्या हो रहा था, रिकॉम्बिनेशन को मैंने यहाँ पे डिस्टेंस वाली चीज बता दी कि भाई अगर डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, अगर डिस्टेंस कम है, ये रिलेशन का मतलब क्या है, ये रिलेशन का मतलब क्या है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे जिगर के टुकड़ों, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम, यानी रिकॉम्बिनेशन ज्यादा। आप समझिए, अगर डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन कम, और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, आर फॉर रिकॉम्बिनेशन। समझ में आई बात? तो ये चीज यहां से हमें प्रूफ हो गई, वो कैसे, एक्सपेरिमेंटली हमने देख लिया। समझ में आई बात? अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन से आ चुके हैं यहां से। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब होता है क्या यार, बहुत सारा। तो एक कैरेक्टर के लिए अगर कई जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर एक कैरेक्टर के लिए कई जीन रिस्पॉन्सिबल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, एक कैरेक्टर कई जीन कंट्रोल कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इंटेंसिटी ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट्स एलील्स। एक चीज आप समझिए, इससे पहले आपको ये चीज पता है क्वालिटेटिव जीन के एलील क्या होता है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है, ये चीज पता है क्या, कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रेट्स डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स, जितने डोमिनेंट एलील्स हैं उसी के ट्रेट्स शो होते हैं। नेक्स्ट देखिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक साइंटिस्ट थे निल्सन एहले, उन्होंने दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने किसमें देखा था, कर्नल कलर ऑफ व्हीट में, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरा एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीजें, एग्जांपल्स ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ में आई बात? अब एक हमने एग्जांपल से आपको समझाया हुआ है कि मैंने आपको बोला कि एक कैरेक्टर कंट्रोल होगा कई जीन से,
यहां तो आप ये लाइन समझ गए, लेकिन उस चीज को मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। वो कैसे, अब इधर आइए। हमने लिया, बल्कि हम क्यों, कोई साइंटिस्ट ने लिया, क्या लिया भाई, उन्होंने रेड कलर लिया और एक व्हाइट लिया, ठीक है। इस केस में जैसे वीट की बात कर लो, हम वीट में देख रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक रेड लिया और एक व्हाइट लिया। तो रेड को उन्होंने मेंशन किया किससे, कैपिटल आर और कैपिटल बी से, और व्हाइट को किया स्मॉल आर और स्मॉल बी से। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, हम जानते हैं कि भाई गैमेट बनाएंगे, गैमेट बनाने के बाद जो हमें F1 प्रोजेनी मिलेगा आफ्टर फ्यूजन, उसको वो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल बी स्मॉल बी। हमें अच्छी तरीके से ये चीज आती है ना। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इंटरमीडिएट F1 जनरेशन हमें मिला। तो भाई हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि रेड ही मिला हमें, क्योंकि ओवरऑल हम देखें डायहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से तो वो यहाँ, तो हम यहाँ मेंडल साहब को नहीं, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देख रहे हैं। यानी कि इसमें दो जीन हमारे क्या हो गए, डोमिनेंट कैरेक्टर आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट F1 जनरेशन। तो वहां भी हमने बोला था क्या, इम्प्योर टॉल, याद कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें F2 जनरेशन निकालेंगे। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं कि इसमें क्या करेंगे, इसी में सेल्फिंग करेंगे। उस केस में जो हमारा F2 जनरेशन होगा, ये हमारा जो F2 जनरेशन होगा, इस F2 जनरेशन में हमें जो स्पीसीज दिखेंगी वो कुछ तो हमें दिखेंगी फुल्ली रेड, जिसके नंबर 1 होंगे, एक तो हमें फुल्ली रेड दिखेगा और 4 हमें लाइट रेड दिखेगा, मतलब थोड़ा सा रेड से हटके, थोड़ा सा बिल्कुल नॉर्मली, तो लाइट रेड दिखेगा। और 6 जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो इंटरमीडिएट रेड मिलेंगे, ना तो व्हाइट और ना ही रेड। और फिर जाकर के जो 4 हमें प्रोडक्ट और दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वेरी लाइट रेड, यानी जस्ट नियरेस्ट टू व्हाइट, है ना, व्हाइट नहीं, नियरेस्ट टू व्हाइट। तो वो हमें 4 देखने को मिलेगा। उसका जो व्हाइट होगा वो हमें 1 देखने को मिलेगा। वो कैसे, ये चीज हमें क्यों देखने को मिली कि भाई हमें एक फुल रेड देखने को मिल रहा है, एक लाइट रेड हमें देखने को मिला है, एक इंटरमीडिएट रेड देखने को मिल रहा है, और एक बहुत लाइट रेड देखने को मिला, और एक व्हाइट देखने को मिला। अब आइए उस चीज को, क्योंकि यहां पर जो डोमिनेंट जीन है, वो जो डोमिनेंट जीन है वो चीज यहां पर ये डिसाइड कर रहा है कि किसका कलर कितना रेड होगा। तो वही चीज अब आज हमने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन इसमें कितने हैं भाई, इसमें कितने हैं, 4। तो इसीलिए ये क्या है, फुल्ली रेड। इस केस में क्या है, डोमिनेंट जीन कितने हैं, 3 हैं, इसीलिए इससे थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा सा कम रेड है, लाइट रेड, ठीक है। इस केस में क्या है भाई कि 2 डोमिनेंट जीन हैं। इस केस में ये 6 जो प्रोडक्ट बने, इसमें 2 डोमिनेंट एलील हैं, 2 डोमिनेंट जीन है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरमीडिएट रेड। इस केस में क्या है कि ये 4 जो प्रोडक्ट हैं इसमें एक ही डोमिनेंट जीन है, आप करके देखना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, वेरी लाइट रेड, जस्ट नियरेस्ट टू व्हाइट। इस केस में जो व्हाइट बना है इसमें कोई भी डोमिनेंट केस नहीं है। आप देख लीजिएगा, इस केस में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। समझ में आई बात। तो इस केस में क्या हो गया, कोई भी डोमिनेंट नहीं है ना, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, तो इसलिए क्या हो गया, प्योर व्हाइट हो गया। समझ में आई बात। तो हमने क्या देखा कि भाई इसमें रेड भी देखने को मिल रहे हैं और ये इंटरमीडिएट भी देखने को मिल रहे हैं और एक व्हाइट भी देखने को मिल रहे हैं। जस्ट यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये तो इंटरमीडिएट ही है ना भाई, लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड और वेरी लाइट रेड, है ना। प्योर रेड तो हमें 1 है और प्योर व्हाइट हमें 1 है। समझ में आई बात। तो आपने क्या देखा कि बहुत सारा कई जीन जो है, कई जीन मिलकर के एक ही ट्रेट को शो कर रहा है, एक ही कैरेक्टर को दिखा रहा है। तो 1 कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं। इसीलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1:14:1। कैसे ड्राइव हुआ आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, समझे मेरी बात, बिल्कुल। अब इधर आइए, वही चीजें, एक क्या है, रेड है, और जो 14 हमें मिले थे वो कितने मिलेंगे हमें, बोलिए जरा, इंटरमीडिएट, और उसके बाद जो 1 हमें देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, व्हाइट। आप देख लीजिए ना, 4 4 8 8 6 14, ठीक है। तो इतनी चीजें समझ में आई। अब आ जाते हैं हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन। हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देख लिया, समझ में आ गया,
कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आते हैं यहां से क्वेश्चंस। अब आइए, हमने क्या देखा था कि वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। इसमें हम क्या देखेंगे कि जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन, यानी कि मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट। आपको मल्टीपल फिनोटाइप दिखेंगे, समझ में आई बात। जैसे मैं मान लीजिए कैरेक्टर ए शेप दिख गया, कैरेक्टर बी कलर भी दिख गया, कैरेक्टर सी हाइट भी दिख गया, समझ में आई बात। एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है ये तीनों कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो आइए हम देखते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, फिनाइलकीटोनुरिया इन ह्यूमन। हम लोग जानते हैं फिनाइलकीटोनुरिया जो है ये डिजीज है, तो डिजीज कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन, जीन में म्यूटेशन हो जाता है, दैट कोड, यानी ऐसे जीन में म्यूटेशन होता है दैट कोड फॉर एंजाइम फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। समझ में आया बात। इसकी वजह से जो डिजीज होती है वो कौन है, फिनाइलकीटोनुरिया। अब मेरे बच्चों इधर आइए, इस चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला कि प्लियोट्रॉपिक जीन वो है, प्लियोट्रॉपिक जीन वो है जो कि एक ही जीन कई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे। वो कैसे, इधर आइए, मैंने यहाँ पे क्रोमोसोम मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया है, क्या ड्रॉ किया है, क्रोमोसोम, ठीक है। तो इस पर ये एक जीन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ये सिंगल जीन, सिंगल जीन। यही सिंगल जीन जो है, अगर ये प्लियोट्रॉपिक जीन होगा, अगर ये प्लियोट्रॉपिक जीन होगा तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर मेनी ट्रेट्स। जैसे मैं मान लूं ये एक कैरेक्टर ए भी दिख रहा है इसकी वजह से, प्लियोट्रॉपिक जीन की वजह से, कैरेक्टर बी भी दिख रहा है, कैरेक्टर सी भी दिख रहा है। समझ में आई बात। यानी कि मोर देन वन कैरेक्टर्स, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, एक सिंगल जीन अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिनाइलकीटोनुरिया इन ह्यूमन। क्या है, डिजीज है, म्यूटेशन होने की वजह से जीन में वो जीन जो कि कोड करता है किसको, एंजाइम्स फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज को, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है वो कौन है, फिनाइलकीटोनुरिया। समझ में आई बात। तो बच्चों अब एक बार और थोड़ा सा रिवीजन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या देखा हमने, कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, है ना। मैंने वही बोला डिपेंड करता है डोमिनेंट एलील पर। मैंने क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव के बारे में आपको कहा। क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि जो क्वालिटी, जो डोमिनेंट ट्रेट्स होता है, जो शो होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और क्वांटिटिव मतलब कि जो डोमिनेंट है, नंबर ऑफ डोमिनेंट्स जीन कितने एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर ऑफ डोमिनेंट्स जीन कितने हैं जो कि एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेट्स या इनहेरिटेंस। तो पॉलीजीन जो है वो निल्सन एहले साइंटिस्ट दिए थे। एग्जांपल कर्नल कलर ऑफ व्हीट में इन्होंने देखा था, और ह्यूमन स्किन कलर में। हमने व्हीट का कलर लिया, रेड लिया और व्हाइट लिया, हमने F1 जनरेशन निकाला, हमने इसको इंटरमीडिएट बोला। फिर हमने F2 निकालने के लिए इसका आपस में सेल्फिंग करवाया, तो हमें इतने टाइप के दिखे थे। समझ में आई बात। लेकिन याद कीजिए, अगर इस टाइप का डायहाइब्रिड क्रॉस हम मेंडल साहब में ले लें, इस टाइप का डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल साहब में ले लें, तो मेंडल साहब का रेशियो क्या आया था, बोलिए जरा, 9:3:3:1। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि एक हमें प्योर देखने को मिला, एक थोड़ा सा हमें क्या लाइट देखने को मिला, लाइट रेड, और एक कई इंटरमीडिएट, और एक हमें वेरी लाइट रेड देखने को मिला, और एक वाइट। तो ये चीज़ आप यहाँ समझेंगे। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी तक आप क्वेश्चन लगाएंगे पिछले साल का, तो उसमें ये एग्जाम्पल से पूछे गए हैं और रेशियो भी पूछे गए हैं, है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विच इज गिवन बाय या डिस्क्राइब्ड बाय निल्सन इन कर्नल कलर ऑफ व्हीट। व्हाट इज द रेशियो, तो रेशियो आपको ये पता होनी चाहिए। समझ आए बात। इंटरमीडिएट कितने 14, और रेड प्योर रेड कितने 1, और प्योर व्हाइट कितने 1। तो चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक
सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या होगा, माइटोसिस, माइटोसिस होने के बाद मेल बेस बन जाएंगे, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम पार्थिनोट बोलते हैं। खैर हम क्या देख रहे हैं अब, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी हमें निकालना है कि प्रोजेनी के पास किस टाइप से कौन सी पॉसिबिलिटी कितनी होती है ना। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस कई बार घुमा घुमा के पूछे गए हैं। जैसे आइए सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे, शायद खूबसूरत साइंटिस्ट थे, है ना। इनका नाम था हेनकिन। 1891 में ये साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने एक ये दिया था, प्रोसेस दिया था, या यूं बोलते हैं एक टर्म खोजा था। वो कौन, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम खोजने वाले कौन, हेनकिन। जब इन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस किया, मतलब जब गैमेटोजेनेसिस किया, जब स्पर्म बन रहा था, उस वक्त कुछ इंसेक्ट में इन्होंने देखा कि 50% स्पर्म ऐसे हैं जो कि इसको रिसीव नहीं कर रहा है। 50% स्पर्म जो कि कुछ पार्ट को रिसीव नहीं कर रहा है, लेकिन 50% स्पर्म रिसीव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यानी एक्स को रिसीव कर रहा है। जैसे कि एक्स वाई के कंडीशन में कुछ जो स्पर्म है जो वाई को नहीं रिसीव कर रहा, कुछ स्पर्म जो कहें जो कि एक्स को रिसीव कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, एक्स बॉडी, लेटर नेम्ड एज एक्स क्रोमोसोम। बाद में इनको क्या बोल दिया गया, एक्स क्रोमोसोम। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्स डिटर्मिनेशन जो आप देखेंगे एनसीईआरटी में 2 पेज में समझाया हुआ है, वो 2 पेज लैंग्वेज के फॉर्म में। लेकिन अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस पॉइंट आउट किया है मैंने। क्या चीज हमें याद रखनी है, क्या चीज हमें समझनी है। तो 50% स्पर्म, ये कौन, हैंकिंग साइंटिस्ट ये चीज हमें बता रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि 50% जो रिसीव ही नहीं किया, लेकिन 50% जो है कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को रिसीव कर रहा है। वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को 50% रिसीव नहीं कर रहा, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन कुछ है जो रिसीव कर रहा है, उनको उन्होंने क्या कहा, अबे बोल भाई, क्या कहा उन्होंने कहा एक्स बॉडी। अब बाद में का नाम दे दिया गया उसको, एक्स क्रोमोसोम। समझ में आई बात। तो एक्स क्रोमोसोम बाद में उनको नाम दे दिया गया। अब मेरे बच्चों ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम 2 टाइप के परसेंट होते हैं, 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक तो या तो वो सोमैटिक क्रोमोसोम होगा जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, या फिर वो एलोसोम होगा जो सेक्स क्रोमोसोम जिसको कहते हैं, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ये डिसाइड करने के लिए कि बेबी कौन है, मेल है कि फीमेल है। समझ में आई बात। तो वही चीजें देखिए, क्रोमोसोम्स 2 टाइप के हैं, एक ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम। एक है ऑटोसोम और दूसरा है एलोसोम, ठीक है। अब इस केस में देखिए, ऑटोसोम को हमने बोला सोमैटिक क्रोमोसोम और एलोसोम को हमने बोला सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोला, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल एंड अ फीमेल बेबी, यानी यही डिसाइड करेगा मेल और फीमेल बेबी कौन सा है, मेल है कि फीमेल। अब इस केस में मेरे बच्चों अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं। अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसको रख दें, अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो उसको रख दें, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसको नेग्लेक्ट करें और इधर आए 2 मिनट के लिए। हम बच्चों जानते हैं कि टोटल, हम अपनी बात करें, अगर हम ह्यूमन की, मैमल्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, XX और उसके बाद XY। ये चीज हमें बहुत पहले से पता है। अगर मैं गैमेट बनाने की कोशिश करूं इसका, तो एक बनेगा XX, एक बनेगा XX। इसमें अगर मैं बात करूं XX और Y, है ना, यहां तक क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, एक बार इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ, फिर एक बार इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ, फिर एक बार इसका क्रॉस करेंगे इसके साथ, फिर एक बार इसका करेंगे इसके साथ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस केस में हमने क्या देखा कि जो हमारा प्रोजेनी बन रहा है, जो बेबी है वो XX है, मतलब लेडी है, गर्ल है। समझ में आई बात। इस केस में हमने क्या देखा, जो यहाँ Y और X फ्यूज हो रहा है, इस केस में XY है, मतलब कि बेबी जो हमारा वो क्या है, बॉय है। इस केस में हमने क्या देखा, XX है, मतलब कि बेबी जो हमारा वो क्या है, गर्ल है। इस केस में हमने क्या देखा, XY, मतलब बेबी हमारा क्या है, सन यानी बॉय है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक्चुअल में हमने अगर फिनोटाइप यहाँ पे देखना है तो हमें 2 ही दिख रहा है, एक XY और एक XX।
बन तो 4 रहे हैं लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 2 ही बन रहे हैं। समझ में आई बात? तो हमने क्या देखा कि एक माता पिता अगर मिल रहे हैं, एक पेरेंट्स अगर मिल रहे हैं, है ना, इंटर क्वाइटस अगर कर रहे हैं, तो उसका जो बेबी होगा उसके 50% चांसेस हैं कि वो बॉयज हों और 50% हैं कि वो गर्ल्स हों। अब देखिए यहां से जो क्वेश्चन घुमाया जाता है आपको एग्जाम में, वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, एडवांसली क्वेश्चन घुमाया जाता है, बहुत क्या बोलते हैं, एक्सीलेंट मेथड से। वो कैसे? आपको यूं कहा जाएगा कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? सेक्स डिटर्मिनेशन। मुझे बताओ कि मेरी शादी मेरी वाइफ के साथ हुई, मेरे को जो पहली औलाद मिली वो मिला बेटा, दूसरी औलाद मिली क्या? बेटी, तीसरी औलाद की प्रोबेबिलिटी बताओ कि हमें क्या मिलेगा। तो भाई उस केस में भी या किसी भी केस में आपको 50% आप बोल दीजिए कि अंकल ऐसा हो सकता है, 50% आपको बेटी भी हो सकती है और 50% बेटा भी हो सकता है। समझ में आई बात? चाहे कितना भी क्वेश्चन घुमा दे, बस चांसेस हमें यहां यही देखने हैं। इस केस में एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझाने जा रहा हूं। मुझे बताइए ये तो क्या है, एक्स एक्स वाली मदर है, ये क्या है, एक्स वाई वाले ये फादर है। इस दोनों में रिस्पॉन्सिबल कौन है कि ये डिसाइड करे कि वो बेटी है या बेटा है? जो कि हमारे माहौल में बहुत बुरा एक मैसेज गया हुआ है कि अगर जैसे मान लो अल्लाह न करे किसी के गार्जियंस थोड़े से अगर टाइटली माइंडेड होते हैं, है ना, थोड़ा सा बोल सकते हैं बीपी हाई होता है, हाइपरटेंशन वाले होते हैं, तो उस केस में अगर मान लो 2-3 बेटी लगातार हो गई तो अगले केस में लड़की को गाली देना शुरू कर देते हैं, मतलब जो उसकी बहू होती है उसको गाली देना शुरू कर देते हैं कि यार कैसी लड़की ले आया हमने अपने घर में जो हमारी विरासत को कायम ही नहीं करना चाहती है ना। तो इस टाइप के गाली गलौज बहुत सारे रूरल एरियाज में, मैं बिहार से हूँ, मैं बता सकता हूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करके, देखने को मिलता है। क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, होना क्या था, कमी किस में है, ये चीज़ उनको नहीं पता है। लेकिन हम जैसे लोग क्या है, इस चीज़ को जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। उस अंकल को, उस ताऊ को वहीं पे गर्दन पकड़ के बतानी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल तुम हो, तुम्हारी औलाद है ना। उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन। तो भाई इस केस में एक्स क्रोमोसोम है ना, ये मेल वाला जो एक्स वाई है यही हेट्रोजाइगस है। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। पढ़ा चुके हैं हम हेट्रोजाइगस होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन के लिए हेट्रोजाइगस ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अंकल जी आपका बेटा ही ये डिसाइड कर रहा है कि हमें बेटी चाहिए या बेटा। समझ में आई बात? तो देखिए अगर वाई क्रोमोसोम उसके बेटा का आया इसके साथ, ये तो बेचारी इनोसेंट है, ये एक्स एक्स है, ये गैमेट बना रही है एक्स, ये दोनों चांसेस आपके बेटा को दिए हुए हैं। अब जो बेटा के पास आपका एक्स और वाई है, ये आपका बेटा का अगर वाई इसके साथ फ्यूज किया तो एक्स वाई मतलब आपको पोता मिलेगा, और अगर एक्स आपके बेटा का आ गया तो एक्स एक्स मतलब आपको पोती मिलेगा, पोती मिलेगी। क्लियर है? तो इतनी चीजें यहां पर आपको समझ में आई। अब आइए एक चीज हम देखते हैं बहुत क्लियर। अच्छा इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। क्या क्या हमने बता दिया? हमने बोला कि भाई चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेनी क्या है, आपको ये क्लियर हो चुका है कि 50% चांसेस होते हैं, चाहे वो कौन से भी किसी भी नंबर का बेबी हो, उसे हमें मतलब नहीं, 50% चांसेस हैं। क्योंकि जो वो मेल पार्टनर है वो हेट्रोजाइगस है, वही डिसाइड कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो है वो दो गैमेट बन रहे हैं, एक एक्स और दूसरा वाई, तो मतलब कि एक्स वाई बन रहे हैं, तो 50% चांसेस हैं कि एक्स फ्यूज कर जाए बेबी के एक्स के साथ, और 50% चांसेस है कि वाई फ्यूज कर जाए लेडी के एक्स के साथ। तो इसीलिए 50% पॉसिबिलिटी होती है। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मेरे बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्या, इस चीज को आप अगर समझ गए ना तो खुद से नोट कर लीजिएगा, या तो बैग जा करके सारी चीज नोट कर लें। अब एक चीज ये समझानी है मुझे आपको कि मुझे बताइए, यहां पे मैंने बोला हुआ है पहला टाइप हमने लिया क्रोमोसोम का, वो है
XX और XY टाइप्स, जो कि एग्जाम्पल है हमारा मैमल्स और कुछ इंसेक्ट्स जैसे ड्रोसोफिला वगैरह में। इस केस में XX फीमेल होती है और XY मेल होता है, जो कि अभी हमने समझाया। तो कुछ इंसेक्ट की फॉर्म में उसमें क्या होता है कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है कि ये डिसाइड करे कि ये लेडी देना है या फिर बॉय देना है ना, गर्ल या बॉय, मेल या फीमेल। तो इस केस में क्या होगा बोलिए जरा, फीमेल आपकी क्या है, सॉरी मेल और फीमेल, तो फीमेल क्या है भाई ZW और मेल क्या है भाई ZZ। इसका गैमेट भाई Z, इसका गैमेट भाई Z और W। अब देखो ये मेल क्या होगी, हेटेरोजाइगस कंडीशन। मेल किस में आ गई, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में पॉसिबिलिटी है कि ये Z के साथ फ्यूज करे तो ZZ क्या होगा भाई मेल। पॉसिबिलिटी है कि ये ZW के साथ फ्यूज करे तो ZW। पॉसिबिलिटी क्या है भाई बोलिए जरा, फीमेल। समझ में आई बात। तो यहां इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बोलिए जरा, इंसेक्ट वाले कुछ कंडीशन में क्या हो जाएंगे कि जब फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो रिस्पॉन्सिबल फीमेल ही होगी। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताना जरा। अगर ये क्लियर यहाँ पे हो रहा है तो फिर आगे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आई बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं XX फीमेल है और XO मेल है। नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं बोलिए जरा, XX क्या है फीमेल और XO क्या है मेल। इस केस में ग्रास हॉपर के केस में मुझे बताइए, हम फिर गैमेट बनाएंगे। गैमेट इसका X हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा XO, यही हो जाएगा। इस केस में फिर हम फ्यूज करेंगे XX फीमेल, इस केस में हम फ्यूज करेंगे क्या होगा XO मेल। क्लियर। तो 50% चांसेस ऑलवेज होते हैं, बस कंडीशन ये है कि हेटेरोजाइगस कौन है ये आपको देखने हैं। या मेल हेटेरोजाइगस है तो मेल ही ये डिसाइड कर रहा है क्या होगा, कितने क्या बोल सकते हैं उसको है ना, लेडी की गर्ल की बॉय। समझ में आए बात, मेल की फीमेल। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन हम लेते हैं बच्चों XO फीमेल और XX मेल। अच्छा इसका एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टाइप का जो हमने लिया था वो है XX फीमेल है और XO मेल है। ये जो हमें देखने को मिलता है एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर मैं 5 स्टार भी कर दूं तो भी कम है, वो है ग्रास हॉपर एंड कॉकरोच। कॉकरोच के केस में कौन मेल हेटेरोजाइगस होता है और उसका जो उसका जो क्रोमोसोम होता है वो क्या XX होता है और XO होता है। समझ में आई बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा केस हमने लिया XO फीमेल। हमने क्या लिया, हमने लिया XO फीमेल और हमने लिया XX मेल। क्या लिया हमने XX मेल। इस केस में आप फिर क्या करेंगे भाई, गैमेट बनाएंगे X एंड O। इस केस में आप क्या करेंगे भाई, फिर गैमेट बनाएंगे XX। समझ में आई बात। तो इस केस में फिर पॉसिबिलिटी आप देखो, फटाफट देखो। तो इस केस में भी क्या पॉसिबिलिटी है बोलिए जरा, अगर ये XX से फ्यूज किया वही चांसेस हैं क्या, या तो XO बनेगा या फिर XX बनेगा। तो XX अगर है तो वो क्या हो जाएगा मेल, और अगर X0 है तो वो क्या हो जाएगी फीमेल। ये एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जांपल है, मतलब डक, बत्तख जिसे बोलते हैं, तो डक यानी बत्तख में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। समझ में आई मेरे प्यारो, मेरे जिगर के टुकड़ों। सेक्स डिटर्मिनेशन समझ में आया। तीनों टाइप आप याद रखेंगे, XY टाइप मैमल्स और कुछ इंसेक्ट्स में हमें देखने को मिलता है। अब इस केस में देखो ZW और ZZ जो है, इस केस में ZW जो कि फीमेल है यही रिस्पॉन्सिबल है, हेटेरोजाइगस है ना डिसीजन के लिए। और इस केस में आप देख लिए ग्रास हॉपर और कॉकरोच यानी XX फीमेल XX मेल। इस केस में X0 फीमेल और उसके बाद XX क्या मेल। समझ में आई बात। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, एक पॉइंट आपके ऊपर में लिखा हुआ है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन है, विल्सन एंड स्टीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेक्स डिटर्मिनेशन किसने किया था, वो है हैंकिंग साहब ने। हैंकिंग, प्रोफेसर हैंकिंग।
है ना। और सेक्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन कौन है, बोलिए जरा, विल्सन एंड स्टीवन। इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट याद रख लें। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, हनी बी में थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए हम लोग उसको डिफरेंट पढ़ते हैं, थोड़ा अलग ही टाइप से उसको पढ़ते हैं। हनी बी मधुमक्खी, जानते हैं ना, मधुमक्खी हम लोग जानते हैं। मधुमक्खी की अगर हम बात करें तो इसके पास, पहले आपको यूं समझिए, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, यहां पर दो क्रोमैटिड आपस में जुड़े हुए हैं, एक क्रोमैटिड और दूसरा क्रोमैटिड, तब जाकर के एक क्रोमोसोम बना। यहां पर भी सेम केस है। तो दो क्रोमैटिड जब जुड़ जाते हैं एक साथ तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो आप हमेशा ये समझेंगे कि एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड हमारे यहां पर जुड़े हुए हैं, तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। क्या नाम देते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन। अब मेरी बात सुनिए, ये जब दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, ये जब दोनों एक साथ प्रेजेंट है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, अब क्या हो गया, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्या हो गया, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम हो गया, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड। मतलब 2n, 2n जब भी कहीं दिख जाए तो आप समझ जाएंगे टू सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और अगर n कभी दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। वन सेट ऑफ और ये दोनों मिल गया तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। समझ में आई बात। इसीलिए 2n जो है हमारा, जैसे हम अपना बोले तो हमारे पास कितना 46 होता है ना टोटल, तो टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर गैमेट की बात करें तो गैमेट में आते हैं तो गैमेट क्या हो जाता है, n हैप्लॉइड होता है, मतलब कितने हो जाते हैं 23। यहाँ तक क्लियर है मेरे जिगर के टुकड़ों। क्रोमोसोम्स, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उसको बोलते हैं डिप्लॉयड, एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम उसको बोलते हैं हैप्लॉइड। अब देखो एक बात कि जो मधुमक्खी है उनकी जो अगर मेल और फीमेल की हम बात करें, जैसे अभी मैं लास्ट में आपको डायग्राम दे दूंगा, वो आप देख लेंगे मधुमक्खी वाली, है ना। अगर मैं मधुमक्खी की बात करूं तो फीमेल हनी भी जो है वो हैप्लॉइड होते हैं और मेल हनी भी जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। ये चीज याद रखनी है, फीमेल मेल जो है वो हैप्लॉइड है और फीमेल हनी भी जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। अब एक चीज यूं समझनी है कि जैसे मान लीजिए ये एग है, जो मैंने समझाया हुआ ये एग है ना। इस एग पे क्या आएगा, स्पर्म आएगा, इस एग के पास फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा, ये एग या तो फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म के साथ या स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगा। अगर एग फर्टिलाइज कर गया स्पर्म के साथ तो उसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग। जाहिर सी बात है, फर्टिलाइज्ड एग कैसा होता है, 2n होता है। तो ये फर्टिलाइज्ड एग से दो प्रोजेनी हमें देखने को मिलते हैं, एक वर्कर बीज और दूसरा क्वीन बीज। वो देखिए वर्कर बी की अगर हम बात करें, वर्कर बी और क्वीन बी में डिफरेंस क्या है। वर्कर बी साइज में थोड़ा छोटी होती है और क्वीन बी जो है साइज में थोड़ा बड़ी होती है। समझ में आई बात। और मेल भी जो है वो साइज में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा ही होता है, बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो इसका और इसका साइज सिमिलर होता है। एनसीईआरटी में आपको डायग्राम भी दिया हुआ है। क्वीन बी साइज में बड़ी होती है, इसको आप इजीली यू कैन डिफरेंशिएट, एक नजर पड़ते ही आप देख सकते हैं इसको। क्वीन बी इसलिए बोलते हैं जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो ये एक प्रॉपर जगह में बैठी हुई होती हैं और ये वर्कर बीज जो होते हैं ये दूसरे फ्लावर से, है ना, शहद ला करके यहाँ पर देती हैं और ये बैठ करके फीड करती हैं, जिसकी वजह से इसका क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। समझ में। लेकिन जो ये प्रोजेनी है, ये वर्कर बी और क्वीन दोनों के दोनों क्या है बच्चों, दोनों के दोनों 2n, क्योंकि फीमेल है दोनों, तो ये भी क्या है 2n। समझ में आई बात। अब एक चीज यूं समझा रहा हूं मैं आपको कि जो हमें नॉर्मली जो देखने को मिलती है ना मधुमक्खियां, वो ये वाली मिलती हैं, वर्कर बी, जो हमेशा उड़ रही होती हैं यहाँ से वहां जाने के लिए ना, शहद बदले के जाने के लिए, वो ये वाली होती हैं। ये वाली तो वहां बैठी रहती हैं आराम से, है ना, इसका वहां पे कोई रोल नहीं होता, वो खाती रहती हैं और बैठी रहती हैं, है ना, घर की दादी हैं ये। अब इसकी अगर हम बात करें, अगर 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 एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, क्या, अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, फर्टिलाइज हो गया तो ये हो गया, कम हंसो,
फर्टिलाइज हो गया तो ये हो गया। अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस केस में उसी में अभी तक ये माइटोसिस है, अभी तक ये इस क्या है, सॉरी माइटोसिस नहीं, एनहेप्लॉइड है। अब इसमें क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। माइटोसिस होने के बाद क्या बनेगा, मेल बी। समझ में आई बात। इसीलिए हमने जब आपको मैं बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एनिमल में होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन वर्कर बीज जो था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या था, रिप्रोडक्शन का क्या था, एक्सेप्शन था। याद कीजिए मैंने बोला था रिप्रोडक्शन लिविंग में होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है, कभी कभी लिविंग में भी, जैसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, म्यूल्स, वर्कर बीज बोला था जी। तो वर्क बीज हमने वहां पर नाम दिया था, तो वो ये होते हैं। समझ में आई बात। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बोलिए जरा, मेल बी हमें देखने को मिलता है। समझ में आई बात। तो हम आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए बाय।